हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे हो। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर बेटा हम लोगों को पढ़ना है ना, वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है और आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा छोटा है। इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है ह्यूमन रिसोर्स की। हमें पता है कि भाई रिसोर्स होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होते हैं हमारे लिए रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्प करते हैं हर चीज में, है ना, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वो मैन मेड रिसोर्स हो। लेकिन आज के इस चैप्टर में हमें बात करनी है ह्यूमन रिसोर्स की, यानी कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स। मैम, क्या ह्यूमन भी एक रिसोर्स है? बिल्कुल, मैं भी एक रिसोर्स हूँ। कैसे? क्योंकि मैं अपने स्किल से, है ना, अपनी नॉलेज से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को क्या दे रही हूँ? एजुकेशन दे रही हूँ, कुछ तो दे रही हूँ ना। तो मैं क्या हूँ? मैं भी एक रिसोर्स हूँ। तो बेसिकली आज आपको एक ऐसे चैप्टर की बात करनी है जिसमें सारी इंपॉर्टेंस ना ह्यूमन बीइंग को दी हुई है। ठीक है, तो फटाफट से टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम ह्यूमन रिसोर्स इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा क्रिस्प सा चैप्टर है, पढ़ते हैं और भाई पढ़ ही लेते हैं। चलो, ये सब कुछ क्या है जो आपको पिक्चर्स दिख रही है? भाई ये रिसोर्सेज है, बट ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये वाटर, ये सॉइल, है ना, ये मिनरल्स, ये सन, ये सब कुछ क्या है? ये सब रिसोर्सेज है, बट नेचुरल रिसोर्सेज है। आज हमें बात करनी है बेटा ह्यूमन रिसोर्स की। किसकी बात करनी है? आज हमें बात करनी है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स, इस चीज की आज हम बात करने वाले हैं कि भाई क्या है ये ह्यूमन, क्या है? क्या ह्यूमन एज अ रिसोर्स काम करता है? कैसे काम करता है भाई ह्यूमन रिसोर्सेज? ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इसी चीज की बात करने वाली है कि भाई ह्यूमन के पास स्किल होती है, गोल होता है, उसके पास टैलेंट होता है। आप खुद एक चीज बताओ, आज हम किसी भी रिसोर्स को यूज कर पा रहे हैं? रिसोर्स क्या है? अब आधे बच्चे बोल देंगे मैम संसाधन। अरे रिसोर्स वो है जो हमें हमारी ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में, है ना, हमारी हेल्प करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से? तो रिसोर्सेज अब तक हमने नेचुरल बहुत पढ़े हैं कि भाई मैम सॉइल, वाटर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, मैन मेड हो गया मैम, ये लाइट मैन मेड है, ये डोर मैन मेड है, ये स्मार्ट बोर्ड मैन मेड है, तो ये मैन मेड हो गया। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें बात करनी है ह्यूमन रिसोर्स की। ठीक है, किसकी बात करनी है? ह्यूमन रिसोर्स की। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारे आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। The resource that reside in the knowledge, skill and motivation of people is called human resource. क्या होता है बेटा ह्यूमन रिसोर्स? बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, एक ऐसा रिसोर्स जो ह्यूमन के अंदर हो, ह्यूमन की नॉलेज, ह्यूमन के पास जो स्किल है, ह्यूमन के पास जो मोटिवेशन है, इन सारी चीज को ही हम क्या कहते हैं बेटा? एक ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास, यानी कि एक इंसान के पास ही इतनी एबिलिटी है या वो इतना कैपेबल है कि वो किसी वर्क को कर सके। इसीलिए मैन हिमसेल्फ इज अ रिसोर्स। हम खुद में ही एक रिसोर्स है, क्योंकि अगर हम आज ये लाइट बना भी पा रहे हैं तो क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी है, हमारे पास वो स्किल है, हम इतने कैपेबल है, या हमारी जो इंटेलिजेंस पावर है वो इतनी ज्यादा है कि हम किसी भी रिसोर्स को यूज कर पा रहे हैं। एक बात मुझे सिंपल सी बताओ, आज हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, या नेचुरल भी हटाओ, आज हम किसी भी रिसोर्स को यूज करते हैं तो हमें कैसे पता है कि उसे किस तरीके से यूज करना है, उसको कहाँ, कितना, उसको किस लिमिट तक यूज करना है? क्योंकि ये सब हमें पता है, हम एजुकेटेड है, हमारे पास इंटेलिजेंसी है, हमारे पास वो टैलेंट है, हमारे पास वो स्किल है, हमारे पास वो नॉलेज है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें भाई इस रिसोर्स को कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है ना, और क्या क्या इसमें और मेथड लगेंगे, किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज हमें पता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो मैन है बेटा, जो ह्यूमन है, वो क्या है? वो एक रिसोर्स है। आगे क्या बोला गया? यही सेम बात जो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग के पास ही बेटा इतनी इंटेलिजेंस पावर होती है, एबिलिटी होती है काम को करने के लिए। इसीलिए उसे बोला गया है कि मैन हिमसेल्फ इज अ रिसोर्स, कि मैन खुद में ही एक रिसोर्स है। ठीक है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे मैन मेड रिसोर्सेज हो, उनको बनाना या उनको यूज करना, किसी भी रिसोर्स को आज हम यूज कर पा रहे हैं तो तभी कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है। अगर हम यूज ही ना कर पाए, हमारे पास नॉलेज ही ना हो, तो चाहे हमारे पास कितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्स हो, हम यूज ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला गया है द मैन इज अ क्रिएटर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑल इन वन, कि मैन ही एक क्रिएटर है, मैन ही एक प्रोड्यूसर है और मैन ही एक कंज्यूमर है। मुझे एक बात बताओ, एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है, वहां पर
बहुत सारे रिसोर्सेज है, इतने रिसोर्सेज है कि अगर वो कंट्री चाहे तो उन रिसोर्सेज का यूज करके ना अपने आप को बहुत ही जल्दी डेवलप्ड बना सकती है, वो डेवलपिंग से डेवलप में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन भाई यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि भाई वहाँ के लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, उनके पास स्किल ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें किस तरीके से यूज करना है, तो क्या वो उसको यूज कर पाएगी? नहीं। तो क्या वो उसको यूज कर पाएगी? नहीं, वो उसे यूज नहीं कर पाएगी। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जहां ह्यूमन के पास नॉलेज है, उनके पास स्किल है, उनके पास टैलेंट है, वहां पर जो डेवलपमेंट है वो तेजी से होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक क्रिएटर भी है, एक प्रोड्यूसर भी है और एक कंज्यूमर भी है। तो एक्चुअल में आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं, यानी कि हम खुद, क्योंकि हम अपनी इंटेलिजेंट पावर, अपनी स्किल और अपनी एबिलिटी से इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, The level of education, scientific, technological achievements and ideological commitment make a man more resourceful. एक आदमी को, एक किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई भी ह्यूमन बीइंग ज्यादा रिसोर्सफुल कैसे बनता है? जब उसके पास अच्छी एजुकेशन हो, जब उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो, जब उसके पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हो। ठीक है, तो वो और भी ज्यादा रिसोर्सफुल हो जाता है, क्योंकि उसके पास बेटा नॉलेज होती है किसी भी चीज को यूज करने की। Many countries, in spite of being poor in natural resources, have achieved a high level of economical development only because they are rich in human resources. क्या बोला गया? कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर बेटा लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप उन कंट्री को देखोगे तो वहां का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, जो वहां का आप कह सकते हो डेवलपमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर मेन रिसोर्सेज या फिर आप कह सकते हो वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है। वहां पर ऐसे ह्यूमन बीइंग है जिन्हें पता है कि चाहे रिसोर्सेज कम है फिर भी उनका इस्तेमाल करके किस तरीके से चीजों को बेटा हैंडल करना है। ठीक है, कोई भी ऐसी कंट्री बेटा जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज चाहे कितने भी कम है, लेकिन अगर वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है और टैलेंटेड है और नॉलेजेबल है, तो उस कंट्री की ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन अपनी पावर से, अपनी एबिलिटी से, अपनी कैपेबिलिटी से वहां का डेवलपमेंट कर देगा। और एक ऐसी कंट्री है जहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बट लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, वहां पर लोगों को पता ही नहीं है किस तरीके से यूज करना है, तो उन रिसोर्सेज का वहां होके भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उसे किस तरीके से यूज करना है। तो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए यहां पर बोला गया है कि जो भाई जापान, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज है, ठीक है, या ताइवान जैसी जो कंट्रीज है, वहां पर ह्यूमन ने अपने स्किल और अपने एफर्ट से बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया, तो इसलिए ये बोला गया है। अब ये बोला गया है द टर्म ह्यूमन रिसोर्स, भाई जो ये ह्यूमन रिसोर्स टर्म है वो कब हाईलाइट में आई? वो हाईलाइट में आई बेटा 1960s के टाइम पर, व्हेन द वैल्यू ऑफ लेबर रिलेशन बिगेन टू गैदर अटेंशन एंड व्हेन नोशन एज मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड सिलेक्शन असेसमेंट बिगेन टू टेक शेप। बोला गया कि जो ये ह्यूमन रिसोर्स टर्म है बेटा वो 1960s के आसपास बेटा आप कह सकते हो लाइट में आई या हाईलाइट में आई। ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ लेबर रिलेशन बिगेन टू गैदर अटेंशन एंड व्हेन नोशन एज मोटिवेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड सिलेक्शन असेसमेंट बिगेन टू टेक शेप, कि जब भाई लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई लेबर की क्या वैल्यू है। ठीक है, और जब उनकी वैल्यूज को अटेंशन मिलने लग गया हर जगह से, उनके काम को अटेंशन मिलने लग गया हर जगह से, तब समझ आया कि बेटा अच्छा कि ये लोग ही हैं जो किसी भी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पर इतना वैसे जाने की जरूरत है नहीं। अब individual human being could be further developed by providing education, health service and nutrition। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को आपको डेवलप करना है तो भैया उसके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1/5 जो हिस्सा है वो इंडिया में रहता है। ठीक है, अब in spite of being overpopulated country, the greatest resource of our country is huge reserve of manpower, although they are neglected, lot of receive very little care and attention। भाई अगर इंडिया में सच में इतनी पॉपुलेशन है तो इंडिया तो एक ग्रेट रिसोर्स होना चाहिए।
इंडिया के पास तो मैन का एक ग्रेटेस्ट रिसोर्स होना चाहिए, हम तो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाने चाहिए थे, लेकिन बोला गया है कि यहाँ पर चाहे कितनी भी मैन पावर है, ठीक है, बट इंडिया में बेटा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है, जिनको बहुत ही थोड़ी सी केयर और अटेंशन मिलती है। आज भी इंडिया का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो ऐसा है जिन्हें नेग्लेक्ट ही रखा जाता है, जिनके पास ना प्रॉपर खाने को है ना पीने को है। तो इसीलिए चाहे इंडिया के पास कितनी भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो, फिर भी आज के टाइम पर जो इंडिया है बेटा वो उतनी ज़्यादा जो ग्रोथ है वो नहीं ले पाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो ह्यूमन बींग है बेटा उसका बहुत बड़ा जो परसेंट है उसे आज भी नेग्लेक्ट किया जाता है। उनके पास आज भी नॉलेज नहीं है, केयर नहीं है, उनको अटेंशन नहीं मिल रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इन ह्यूमन रिसोर्सेज में हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस की, किस तरीके से इंपॉर्टेंस मिलती है ह्यूमन रिसोर्सेज को। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नाउ गिव इंपॉर्टेंस टू रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू वेरियस डेवलपमेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम। सिंपल सी बात है, अब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है वो ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ही ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंस देने लग गई है, ह्यूमन रिसोर्स के स्टैंडर्ड को भी बढ़ा रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान और प्रोग्राम को बना रही है। Human resources can improve natural resources, enhance their value and use them efficiently। बेटा सिंपल सी एक बात है, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वही हमें बता सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है, उन्हें कैसे सेव करना है, उन्हें किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन बताता है? ये ह्यूमन रिसोर्स ही बताता है। मैंने आपको बताया ना, आपके पास कितने भी मिनरल्स हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, कुछ भी हो, अगर आपको उसे यूज़ करना ही नहीं आता तो वो ऐसे ही तो रखे रहेंगे। तो जो ह्यूमन है वही तो बताता है इसे किस तरीके से यूज़ करना है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे सस्टेनेबली मैनर में इसको यूज़ करना है, ताकि जो अपकमिंग जनरेशन है उन्हें भी इसका यूज़ करने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें ह्यूमन ही तो बताता है। तो यही इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स की। आगे बोला गया है कि भाई सिंपल सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स आपस में भी एक दूसरे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं हमारी कैपेसिटी को यूटिलाइज करने में, हमारे पोटेंशियल को पहचानने में, ताकि हम मैक्सिमम लेवल तक अपने पोटेंशियल को पहुंचा सके। ह्यूमन बीइंग जो है बेटा वो वर्क करते हैं वेजेस के लिए, आपको पता ही है। थ्रू एजुकेशन एंड अटेनिंग स्किल ह्यूमन बीइंग become more mobile. They even migrate to other countries in search of jobs and contribute to the country progress। सिंपल सी बात है कि ह्यूमन बीइंग काम किसके लिए करता है? सैलरी के लिए, पैसे के लिए, वेजेस के लिए, ठीक है। अब आज का जो ह्यूमन बीइंग है बेटा, आप ये देखोगे कि वो अपनी एजुकेशनल स्किल से या उनके पास जितनी भी स्किल है उसका इस्तेमाल किस लिए करता है? जॉब के लिए करता है, अपने काम के लिए करता है। ये सारी चीजें होने के बाद आज किसी के पास एजुकेशन है, कोई स्किल है, कोई पावर है, तो वो क्या करता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करता है। किसके लिए? इन द सर्च ऑफ जॉब की सर्च के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि वो माइग्रेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी चला जाता है। और जब वो अपनी इन स्किल के साथ किसी दूसरी कंट्री में जाता है इन द सर्च ऑफ जॉब, तो वो जब वहां पर काम करता है तो वो उस कंट्री के डेवलपमेंट में, उस कंट्री की ग्रोथ में, उस कंट्री के प्रोग्रेस में भी क्या करता है बेटा? कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली ये है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, बेसिकली ये है ह्यूमन रिसोर्स। आगे बोला है ह्यूमन बीइंग प्रैक्टिसेस डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन स्किल और अदर कंडीशन मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर रेज्ड क्रॉप इन द फील्ड एंड अ फैक्ट्री वर्कर प्रोड्यूस गुड्स ऑफ डेली यूज इन अ फैक्ट्री। देखो सिंपल से एक बात बोली गई है, ह्यूमन बीइंग का ना बेटा डिवीजन भी हो रखा है, डिवीजन ऑफ लेबर। कैसे? मान लो एक आदमी है जो फार्मर है, वो खेतों में हमारे लिए फसल उगा रहा है, ठीक है, हमारे लिए क्या कर रहा है? क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा है, हम खा रहे हैं उसको। वहीं अगर आप दूसरे आदमी की बात करोगे तो वो फैक्ट्री में बेटा क्या कर रहा है? गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, किसी नए सामान को प्रोड्यूस कर रहा है। जो भी हमारा डेली यूज का सामान है वो फैक्ट्री में बना रहा है। तो ये सब क्या है बेटा? ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये ह्यूमन रिसोर्स है। अगर गेहूं के दाने हमारे पास आ जाए और चक्की ना हो जिसमें पीस के आटा बना सके तो कुछ काम होगा? नहीं। और वो चक्की जो बनी है, वो जो मशीन बनी है, वो क्या है बेटा? वो ह्यूमन रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स है ना, लेकिन बनाया किसने? हम ह्यूमन ने बनाया। तो बेसिकली यही सारी बात है कि आज जो डेली लाइफ की चीजें भी हम यूज कर रहे हैं वो मैन मेड होती हैं, और उसमें ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल है? क्योंकि भैया हम इंसानों ने तो अपनी बुद्धिमानी से, अपनी पावर से, अपनी स्किल से उन मशीनों को इन्वेंट किया है, तभी तो आज हम उनका यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। आज जितनी भी टूल हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी मशीन्स हैं, वो बेटा
अगर आज हम उन्हें एक ऑर्गेनाइज मैनर में यूज कर पा रहे हैं तो वो क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि क्यों यूज कर पा रहे हैं बताओ, आप लोग ही बताओ कमेंट सेक्शन में। कर पा रहे हैं ना, क्योंकि वो मैन मेड है, हमने ही बनाई है, और हमने कैसे अपनी नॉलेज से बनाई है। तो बेसिकली यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ह्यूमन रिसोर्स मैं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक रिसोर्स हूँ, बिल्कुल रिसोर्स हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एजुकेशन से, अपने स्किल से, अपने टैलेंट से आपको यहाँ पर पढ़ा पा रही हूँ। मैं आपको क्या दे रही हूँ? एजुकेशन दे रही हूँ। तो इससे मैं कंट्री के प्रोग्रेस में, आप कंट्री की अपकमिंग जनरेशन हो, राइट, तो आपकी भी ग्रोथ होगी, इससे आपको भी नॉलेज मिलेगी, फिर आप अपनी नॉलेज से कुछ अच्छा इन्वेंट करोगे, आप कुछ और अच्छा करोगे, बेहतर करोगे। तो मैं भी एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ, आप भी एक ह्यूमन रिसोर्स हो। हम दोनों ही अपनी एबिलिटी से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से हमारी कंट्री की प्रोग्रेस में क्या कर रहे हैं बेटा? कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंस है बेटा किसकी? ह्यूमन बीइंग की, यही इंपॉर्टेंस है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब हमें पढ़ना है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। भाई जो ये लोग हैं, जो ये ह्यूमन रिसोर्स है, वो अर्थ की सरफेस पे अलग अलग जगह रहते हैं। आपको भी पता है कि हमारा प्लैनेट जो अर्थ है, ठीक है भाई, है हमारा प्लैनेट अर्थ ही है ना, जुपिटर पे तो नहीं रहते, नहीं, अर्थ पे ही रहते हैं। तो आप ही देखोगे हम अपने प्लैनेट पर अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं, है ना। पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज द नोन एज दी पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या किसे बोलते हैं? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। भाई जिस तरीके से हमारी अर्थ के सरफेस पे जो लोग हैं, इधर उधर हर जगह बिखरे हुए हैं, हर जगह रहते हैं, फैले हुए हैं, उसी को कहते हैं दी पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन मैप रिवील्स दैट सम एरिया आर हाईली पॉपुलेटेड। भाई कुछ एरियाज होते हैं वो हाईली पॉपुलेटेड होते हैं, कुछ मॉडरेटली पॉपुलेटेड होते हैं, और कुछ स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अनइनहैबिटेड होते हैं, जहां पर बेटा कोई रह ही नहीं सकता। आपको पता है हाईली पॉपुलेटेड कौन से एरिया होते हैं? भाई जहां पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जहां का प्लेन सरफेस एरिया हो, जहां पर वाटर हो, अच्छी सॉइल हो, वहां पर ज्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं, तो वो होता है हाईली पॉपुलेटेड। फिर आता है मॉडरेटली पॉपुलेटेड, जहां पर लोग रहते हैं पर थोड़े कम लोग रहते हैं। ठीक है, फिर आता है स्पार्सली, जहां पे कुछ 10-20 लोग रहते हैं। फिर आता है अनइनहैबिटेटेड, जहां पर बेटा बिल्कुल ही थोड़े बहुत लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हाईली पॉपुलेटेड, मॉडरेटली, स्पार्सली और अनइनहैबिटेड। जैसे कि मान लो, बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग से बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये एक जगह है, ये एक एरिया है। ठीक है, ये एक एरिया है जहां पर बेटा आप देख रहे हो कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं। आंखें बना देते हैं इनके, भैया क्यों ऐसे करें इनके साथ। ठीक है, ये एक एरिया है जहां पर इतने सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम हाईली पॉपुलेटेड, कि एक जगह पर इतने सारे लोग कि लैंड भी छोटा पड़ जाए। फिर एक जगह आती है, फिर एक जगह आती है बेटा जहां पर लोग रहते हैं पर थोड़े से कम रहते हैं। ठीक है, थोड़े से कम रहते हैं, इसे हम कहेंगे मॉडरेट। ठीक है, थोड़े बहुत रहते हैं। फिर आती है स्पार्सली, जहां पर बहुत ही ज्यादा थोड़े बहुत रहते हैं। ये होता है इनहेबिटेड, जहां पर बेटा कोई नहीं रह सकता, ऐसी जगह जहां पे कोई रह ही नहीं सकता। एक आदमी कोई जाके रह ले तो पता नहीं कैसे रह ले, तो इसे हम कहते हैं बेटा हाईली पॉपुलेटेड। ठीक है, एक ऐसा प्लेस जहां पर बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हाईली पॉपुलेटेड। फिर आता है मॉडरेटली पॉपुलेटेड। ठीक है, हाईली से कम, बीच के लोग, थोड़े बहुत लोग। फिर आता है आपका स्पार्सली, जहां पर लोगों का रहना मुश्किल है बट थोड़े बहुत फिर भी रहते हैं। और फिर आता है अनइनहैबिटेड एरिया, जहां पर रहने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन डिवाइड हो रखी है। लेकिन अब जो ये पॉपुलेशन डिवाइड हो रखी है कि कुछ लोग पर्टिकुलर एक एरिया में जाकर रहते हैं जहां पर हाईली पॉपुलेटेड वो एरिया बन जाता है, कुछ लोग मॉडरेट पोजीशन पे, कुछ स्पार्सली पे, कुछ अनइनहैबिटेड पे, तो इनके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं?
आओ अब जो ये पॉपुलेशन, जो ये पैटर्न है पॉपुलेशन का कि हाईली, मॉडरेट, स्पार्सली, अनइनहेबिटेड, इनके पीछे के जो मेनली फैक्टर्स हैं, इनके पीछे के बेसिकली जो रीजन है उन्हें हम पढ़ते हैं। चलो क्या फैक्टर है? सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर आता है। सबसे पहले कौन सा फैक्टर आता है बेटा? सबसे पहले आता है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर। लोग बेटा वहां रहना पसंद करेंगे जहां पर उन्हें फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लोग बेटा उस पर्टिकुलर एरिया में रहना पसंद करते हैं जहां पर बेटा उन्हें पीने के लिए फ्रेश वाटर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वाटर कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी ड्रिंकिंग में, बाथिंग में, कुकिंग में, और क्रॉप इंडस्ट्रीज, किसी भी चीज में वाटर बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रिवर वैलीज या फिर जो प्लेन एरिया होता है जहां पर रिवर पास होती है, वहां पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वर्ल्ड के, क्योंकि लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं बेटा जहां पर जो वाटर है वो उन्हें इजीली मिल जाए, क्योंकि वाटर हमारे हर जगह काम आता है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे क्रॉप के प्रोडक्शन में हो, पीने के लिए हो, नहाने के लिए हो, हर एक जगह। तो जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो एरिया बहुत ही ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड होगा, वहां पर ज्यादातर लोग रहेंगे, ठीक है, तो ऐसे एरिया में। इसके बाद क्योंकि आपको पता है ना कितना सारा काम होता है वाटर से, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी और लैंडफॉर्म्स। बेटा सिंपल सी बात है, लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? लोग फ्लैट प्लेन्स और जेंटल स्लोप वाले एरिया पे रहना पसंद करेंगे, यानी कि जो बिल्कुल ही बेटा फ्लैट सरफेस हो, जहां पे कोई भी वैली ना हो, तो लोग बेटा ऐसे एरिया पे रहना पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लेन एरिया ही बेटा क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। वहां पर रोड बनाना, इंडस्ट्रीज का सेटअप करना बहुत इजी होता है। एक आप पहाड़ पे इंडस्ट्री लगा रहे हो, एक प्लेन एरिया पे लगा रहे हो, तो कहाँ आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, प्लेन एरिया पे या पहाड़ पे? प्लेन एरिया पे पड़ेगा ना। तो लोग ऐसे लैंडफॉर्म का यूज करते हैं बेटा जहां पर उन्हें फ्लैट प्लेन मिले, जहां पर वो क्रॉप का प्रोडक्शन इजीली कर पाए, वहां पर रोड वो इजीली बना पाए, वहां पर वो इंडस्ट्रीज को इजीली सेटअप कर पाए, ठीक है। तो ऐसे एरिया पर लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो माउंटेनियरिंग एरिया होते हैं, जो आपके माउंटेन वाले एरिया होते हैं, जहां पर हिल ज्यादा होते हैं, जो हिली एरिया होते हैं, ना तो वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होते हैं, ना इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए बोला गया है कि जो प्लेन एरिया होता है वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, प्लेन एरिया पर ज्यादातर लोग रहते हैं, और वही जो आपके माउंटेन जोन होता है या जो आपके माउंटेन वाले एरिया होते हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा कम पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो टोपोग्राफी और लैंडफॉर्म भी इसका एक एग्जाम्पल है। आप भी देखो प्लेन एरिया में घर बनाना कितना इजी है, इंडस्ट्रीज लगाना कितना इजी है, वहीं आप माउंटेन एरिया में बात करोगे तो आप देख सकते हो किस तरीके से पहाड़ियों पर घर बनते हैं और हल्के से किसी भी नेचुरल डिजास्टर में वो टूट फूट जाते हैं। तो लोग इस चीज को भी बहुत ध्यान में रखते हैं। थर्ड पॉइंट इज बेटा क्लाइमेट। देखो बेटा सिंपल सी बात है, लोग उस जगह रहना ज्यादा पसंद करेंगे जहां का क्लाइमेट ना तो ज्यादा गर्म होगा ना तो ज्यादा ठंडा होगा, ठीक है, नॉट वेरी कोल्ड नॉट वेरी हॉट। लोग इस ऐसी जगह पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लोग उस जगह रहना पसंद करेंगे जहां का जो क्लाइमेट है थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, ठीक है। तो लोग मॉडरेट क्लाइमेट जहां पर होता है वहां पर रहना पसंद करते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप एक ऐसी जगह रह सकते हो जहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ठीक है, और एक ऐसी जगह रहोगे जहां पर सिर्फ गर्मी पड़ती है, जैसे राजस्थान का वो एरिया जहां पर बहुत ही ज्यादा डेजर्ट वाला एरिया जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप बोलोगे भाई जहां मॉडरेट पे रहना है वहां जाएंगे। या आपको ऑप्शन मिला आप लेह लद्दाख रहो, लेह के किसी गांव में रहो जहां पर बहुत ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो भी आप मॉडरेट वाले एरिया को चूज करोगे, क्योंकि आपको पता है इतनी ठंड में भी आप पूरे साल नहीं रह सकते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लोग बेटा उस एरिया को रहना पसंद करते हैं जहां पर क्या हो, जहां पर बेटा सीजनल वेरिएशन हो, कभी बारिश हो, कभी धूप हो, कभी ठंड हो, कभी गर्मी हो, ठीक है। तो लोग ऐसे एरिया में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते जहां पर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ठंडा हो या एक्सट्रीम हॉट हो क्लाइमेट। नेक्स्ट इज सॉइल। बेटा लोग ऐसे एरियाज में रहना पसंद करते हैं जहां पर बेटा फर्टाइल लॉमी सॉइल्स मिले, जहां पर अच्छी सॉइल मिले, ऐसी सॉइल मिले जो जहां पर जो खेती है वो इजीली की जा सके, ठीक है। तो जो एरियाज जहां पर बेटा एलुवियल सॉइल बहुत अच्छी है, जहां पर लॉमी सॉइल है, जहां पर फर्टाइल सॉइल है, लोग उस एरिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए बेटा अच्छी होती है। और आज भी जो लोग हैं
वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, तो इसीलिए लोग उन एरिया में रहना पसंद करते हैं जहां पर उन्हें बेस्ट सॉइल मिलती है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। डन। अब जोग्राफिकल फैक्टर्स पढ़ने के बाद, है ना, हमने क्लाइमेट देख लिया, हमने सॉइल देख लिया, हमने वाटर देख लिया, ये सारी चीजें, लैंड फॉर्म्स देख लिए, इन चारों पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं बेटा इकोनॉमिक फैक्टर पे। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि बेटा मिनरल्स, लोग बेटा उस एरिया पर इंडस्ट्रीज को लगाना ज्यादा प्रेफर करेंगे ना जहां पर मिनरल्स ज्यादा हो, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वही तो बेटा इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करेंगे। इंडस्ट्रीज कहाँ पर सेटअप होती है, जहां पर माइनिंग करें तो उन्हें बहुत ही ज्यादा मिनरल्स मिल सके। ठीक है, तो वहां पर ये लोग, जहां पर मिनरल्स होंगे, लोग वहां पर इंडस्ट्रीज को लगाना सेटअप करेंगे। ठीक है, और उन इंडस्ट्रीज में लोगों को बेटा जॉब मिलेगी, जिससे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर स्किल और सेमी स्किल वर्कर दोनों ही तरीके के लोग जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे जो एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, तो लोग यहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो हमें क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लोग रहते हैं। उसके बाद बेटा अर्बनाइजेशन, बेटा ऐसी सिटीज जहां पर आपको बेटर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, बेटर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मिल रहे हैं, तो आप लोग उस एरिया में रहना पसंद करोगे। कोई भी इंसान हो बेटा, वो उस एरिया में रहना पसंद करता है जहां पर गुड सिविक सेंस हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो, मेडिकल फैसिलिटीज मिले, एजुकेशनल फैसिलिटीज मिले। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बेटर मिले। ठीक है, तो लोग ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं क्योंकि सिटी की लाइफ जो है वो लोगों को बेसिकली अट्रैक्ट ही करती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है कि लोग इन सारे ऑप्शन के लिए गांव को छोड़कर अर्बन एरिया में जाते हैं। ठीक है, तो लोग वहां रहना पसंद करेंगे बेटा जहां पर अर्बनाइजेशन होगा, जहां पर बेस्ट चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेम सिंपल सी चीज है, जहां पर इंडस्ट्रीज होगी, जहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जहां पर लोगों को लगेगा कि हम इस प्लेस पे चले जाएंगे तो हमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उस एरिया में बेटा ज्यादातर लोग रहते हैं क्योंकि वो जो जगह है वो लोगों को क्या करती है, बेटर अट्रैक्ट करती है, वहां पर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोगों के पास आप कह सकते हो कि वहां जाकर ऑप्शन होता है कि वो किसी चीज को क्या कर सके, ग्रैब कर सके किसी अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, अब इसमें सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स नहीं आते इंडस्ट्री के नाम पर, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉय, डॉक्टर, हमारे जैसे टीचर और सर्विस प्रोवाइडर भी आते हैं। ठीक है, हमें से बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनका बर्थ प्लेस अलग है, लेकिन वो आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपनी बर्थ प्लेस सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी आए क्योंकि यहाँ पर उन्हें ऑप्शन मिला एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आई होप इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका ऐसे बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऐसे कंसंट्रेशन सेंटर्स हैं जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया और इसीलिए ये एरिया हेवीली पॉपुलेटेड है। तो क्या है ये बात, ये कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो लोग हैं बेटा वो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, यार बहुत ही इजीली बात है, ऐसे प्लेसेस जहां पर लोगों के रिलीजियस बिलीफ को बेटा इंपॉर्टेंस दी जाए, जहां पर ज्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस देखने को मिले, जैसे कि वाराणसी और प्रयागराज, तो जो रिलीजियस लोग होते हैं वो ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें क्या मिले बेटा, रिलीजियस पॉइंट मिले, कल्चरल सिग्निफिकेंस मिले, वो अपने कल्चर से जुड़ सके, जैसे कि बनारस या वाराणसी बोल सकते हो आप, प्रयागराज बोल सकते हो, हरिद्वार बोल सकते हो। तो ये भी कुछ सोशल और कल्चर फैक्टर हैं जो लोगों को, कल्चरल फैक्टर्स है जो लोगों को बेटा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि आओ भाई आओ देखो, है ना। डन है। अब आता है बेटा एक पॉपुलेशन का लेवल, रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन। अगर मैं रूरल पॉपुलेशन की बात करूं तो आपको पता है एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज, एक होती है डेवलप्ड कंट्रीज और एक अंडर डेवलपमेंट में होती है। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखोगे कि आपको अर्बन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, आप क्या देखोगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर आपको अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी।
क्या देखने को मिलेगी, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप दूसरी साइड देखते हो ऐसी कंट्रीज जो अभी डेवलप्ड हुई है, जो डेवलपिंग है, जैसे कि इंडिया, तो इंडिया जैसी कंट्रीज में जिनका डेवलपमेंट अभी चल रहा है वहां पर आपको रूरल पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि आज भी वहां पे जो 50 to 60% लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। समझ में आई मेरी बात? पॉपुलेशन का डिवीजन क्या बता रहे हैं आपको कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे अमेरिका जैसी जो कंट्री है जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, जापान जैसी जो कंट्री है, यहाँ वहाँ पर आपको अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि लोग इंडस्ट्रीज में रहना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहाँ पर हो चुकी है, अर्बनाइजेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वहाँ पर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज है जो अभी डेवलपमेंट कर रही है अपना, जैसा इंडिया, तो इंडिया जैसी कंट्रीज में बेटा आपको रूरल पॉपुलेशन यानी कि गांव में रहने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आज भी बेटा 50% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वहां पर जो रूरल पॉपुलेशन है वो हायर होगी, वहां पर ज्यादातर लोग रहेंगे। ठीक है, अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि इंडिया की बेटा जो 70% पॉपुलेशन है वो आज भी रूरल एरियाज में रह रही है। 2011 में जब सेंसस हुए, जब जनगणना हुई, तो ये देखा गया कि 70% जो इंडिया की पॉपुलेशन है बेटा वो रूरल एरियाज में रह रही है। ठीक है, और सिंपल सी एक बात है कि इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है उसमें जो मेल है वो कितने हैं, 62.31 करोड़ हैं, और जो फीमेल है वो 58.74 करोड़ है। तो इसमें हमें साफ पता चला है कि एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ऑब्वियसली पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिली है ड्यूरिंग द डिकेड 18.19 करोड़, वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन्ड 17.5%। लेकिन अगर हम वही बात करें सेक्स रेशियो की, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सेक्स रेशियो को हम कैसे करते हैं, हम कैसे काउंट करते हैं कि भाई अगर हमें सेक्स रेशियो को काउंट करना है तो हमें पता चलता है कि सेक्स रेशियो इज 943 फीमेल पर 1000 मेल। हमें कैसे पता चलता है कि भाई पर 1000 मेल पर जितनी भी वुमेन है उससे हम अपना सेक्स रेशियो निकालते हैं। तो 2011 के भाई इस डेटा से हमें पता चला कि 1000 मेल पर ऐसे 943 फीमेल है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, बच्चों के सेक्स रेशियो की बात करें, तो बच्चों में 919 फीमेल है पर 1000 मेल पे। ठीक है, अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे 382% रहते हैं। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर 382 लोग रहते हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो ये 73% हो गया है। ठीक है, ये बड़ा है, पिछली बार जब सेंसस हुए तो ये 64% था, तो ये लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ गया है। रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन इंडिया में है बेटा 83.3 करोड़ एज पर टू 2011 सेंसस। और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन है 37.7 करोड़। ठीक है, तो ये हमें पता चला है, ये सारा डेटा हमारे लास्ट सेंसस से। ठीक है, अब वहीं अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारी आज़ादी के बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। ठीक है, पता ये नहीं बात कि हम लोगों ने जब हमें आज़ादी मिल गई तो हमने क्या किया था, हमने कौन सी इकोनॉमी को अपनाया था, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। ठीक है, ठीक है, जिसमें बेटा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों आते। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज एज वेल एज स्मॉल सिटीज टू लार्ज टाउन। जब हमने प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट पर जोर दिया इस टाइम ऑफ पीरियड में, तो जो लोग हैं उन्हें पता चला कि भाई अगर हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हमें शहरों में जाना पड़ेगा। तो भाई गांव के लोगों को सिटीज और टाउन ने या फिर किसी लार्जर टाउन ने क्या किया, अट्रैक्ट किया कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो इसीलिए मुंबई ने उस टाइम पर सबसे ज़्यादा 20th सेंचुरी की बात करें तो मुंबई में बेटा सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है। ज़्यादातर गाँव के लोग बेटा माइग्रेट करके कहाँ गए हैं, मुंबई गए हैं। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलस सिटी है इंडिया की, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं बेटा जाते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा अच्छा है, लोगों को लगता है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हमें ज़्यादा अच्छी मिलेगी, उन्हें लगता है कि वहाँ पर ग्रोथ हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है। लेकिन बेटा जो ये अर्बनाइजेशन इंडिया में जो ये रैपिडली अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। जैसे कि अब इन शहरों में क्या हो रहा है, स्लम बढ़ रहा है। भाई अब रहने के लिए तो जगह ही नहीं है ना,
रहने के लिए कहाँ है जगह, तो लोग स्लम एरिया में जाकर रह रहे हैं, जिससे जो पहले के लोग रह रहे थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी इतने रैपिडली माइग्रेशन से बेटा ये सारी जो प्रॉब्लम है ये भी देखने को मिल रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। भाई सिंपल सी बात, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक कंट्री जिसके पास ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी है, जिसके पास सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, वाटर है, सॉइल है, हर चीज है, वो बेटा वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज के लिए बेटा एक मेनली इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन जाएगी, जहां पर लोग आएंगे और काम करेंगे। अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करूं तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मुंबई और सिंगापुर, एक ये दोनों ऐसी सिटीज है जहां पर जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है, वो फास्टली बढ़ती है, रैपिडली बढ़ती है। ठीक है, सेक्स रेशियो भी बहुत डिपेंड करता है भाई। अगर सेक्स रेशियो को डिफाइन करें तो हम करते हैं नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, हालांकि पर 1000 मेल पर जितनी भी नंबर ऑफ फीमेल है उसे हम सेक्स रेशियो डिफाइन करते हैं। 2011 में मैंने आपको बताया कि 1000 मेल पर 943 फीमेल्स थी। ठीक है, तो जो कंट्रीज है लाइक नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन एंड यूरोप, वहां पर जो सेक्स रेशियो है बेटा वो अनफेवरेबल है वुमेन के लिए। वुमेन के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल है। वही अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी बेटा जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि आज भी इंडिया में फीमेल को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, सारी प्रायोरिटी मेल्स को दी जाती है। ट्रीटमेंट की बात करूं तो मेल को ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया जाता है। आज भी कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ शहर छोटे छोटे ऐसे हैं जहां पर बोला जाता है अरे रेस्ट कर ले, ठीक हो जाएगी, उन्हें उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो फीमेल्स को नेग्लेक्ट किया जाता है, इसीलिए दिक्कत है। ठीक है, ये देखा गया है कि जो फीमेल है बेटा वो कभी भी किसी भी लाइफ की किसी भी स्टेज पर उनकी डेथ हो जाती है। अ गर्ल चाइल्ड ड्यू टू नेग्लिजेंट केयर, समटाइम न्यू बॉर्न फीमेल बेबीज आर डेलिबरेटली किल्ड, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो जाता है, बहुत सारी वुमेन डिलीवरी के टाइम पे मर जाती है। सिंपल सी एक बात बोली गई है कि फीमेल जो है ना वो लाइफ के हर एक स्टेज पे उनकी डेथ हो सकती है। आप अगर किसी फीमेल की केयर नहीं कर रहे हो, अगर वो बीमार है, उसे अच्छे से दवाई नहीं दे रहे हो, कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उनकी इजीली डेथ हो जाती है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, ठीक है, और वो गर्ल हुई है, तो बहुत सारे लोग आज भी इतनी फालतू की सोच के उन्हें लगता है लड़की हुई है हमारा ही काम बढ़ेगा, तो उन्हें गाँव में मार दिया जाता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता है, यानी कि लड़की पैदा हुई है तो उसे मार देना। ठीक है, और वुमेन को प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती, प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। तो जब एक वुमेन डिलीवरी कर रही होती है, जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो अपनी जान खो देती है। तो ये सब क्या है, ये सारे कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आज भी इंडिया में भी जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल है। किसके लिए? वुमेन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चेंज आया, यहाँ पर एक मैसिव अचीवमेंट हमें मिली। कब मिली? जब इंडिया में 2021 में सेंसस किया गया तो पता चला कि 1000 मेल पर 1020 फीमेल हो गई हैं, यानी कि 1000 मेल पर 1020 फीमेल हो गई। तो इस बार ये बढ़ा 943 से, आप ये देखो 1020 यानी कि 1020 फीमेल हुई। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हुई। एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 to 21, द सेक्स रेशियो इन चिल्ड्रन बोर्न इन द पास्ट 5 years हैज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 919 per 1000 to 929। आप ये देखो कि जो सेक्स रेशियो, बच्चों की सेक्स रेशियो जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1000 छोटे लड़कों पर कितनी थी? 919 छोटी लड़कियां थी। अब वो सेक्स रेशियो बढ़ा और 1000 लड़कों पर, छोटे बच्चों पर, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हो रही है, तो उसमें 1000 पर 929 फीमेल हुई। तो दोनों में क्या हुआ, चाहे वो चाइल्ड सेक्स रेशियो चाहे वो मेनली सेक्स रेशियो, दोनों में ही क्या है, हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिली है, इंक्रीज हुआ है हमारा रेशियो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डेवलपमेंट। आई होप यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ और डेवलपमेंट की। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जो बेटर हेल्थ है, बेटर हेल्थ इज क्रूशियल टू ह्यूमन हैप्पीनेस। भाई अगर हम लोगों की बेटर हेल्थ होगी, हमारे पास हम अच्छे से रहेंगे, तो ही हमारे
तो ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छी हो पाएगी। सिंपल सी बात है। हेल्थी पीपल बेटा ज़्यादा जिएंगे। अगर एक पर्सन है, आप एक बात बताओ, 2 लोग कंपनी में इंटरव्यू देने, आपकी कंपनी है, 2 लोग इंटरव्यू देने आए हैं। एक आदमी है जो बहुत ही ज़्यादा आपको बीमार लग रहा है, दूसरा एकदम हट्टा कट्टा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है, बहुत अच्छे से हर चीज़ का आपको आंसर दे रहा है, तो आप अपनी कंपनी में किसे रखोगे? आप रखोगे हेल्थी को। तो यही है, बेटर हेल्थ बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग हेल्थी है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो वो ज़्यादा जिएगा, और जितना ज़्यादा जिएगा वो कंट्री के लिए उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि हेल्थ पे, ह्यूमन की हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बेटा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हेल्थ स्टेटस को, कंट्री की एबिलिटी को, क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। किसी भी कंट्री की हेल्थ सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किया गया है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने, एनजीओज ने और कम्युनिटीज़ ने इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ताकि ह्यूमन की जो हेल्थ है वो अच्छे से सुधर सके। एग्जाम्पल के लिए रोड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, हर जगह बेटा क्या किया गया है, हेल्थ वर्कर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी गई है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एम है कि भाई ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी अपनी कंट्री में, मतलब जो WHO है वो हर एक कंट्री में गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट देता है लोगों की हेल्थ को ठीक रखने के लिए, क्योंकि जो WHO है वो प्रायोरिटी देता है हेल्थ सेक्टर को, किसी भी कंट्री के हेल्थ सेक्टर को, क्योंकि जिस कंट्री का हेल्थ सेक्टर अच्छा है, जहां पर लोग हेल्थी है, उस कंट्री का ओवरऑल बेटा इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है वो अपने आप ही हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा। अगर ह्यूमन बीइंग बीमार रह रहे हैं किसी कंट्री के, तो वहाँ चाहे रिसोर्स हो, चाहे कितने भी नॉलेजेबल ह्यूमन बीइंग हो, उनका यूज हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन की हेल्थ इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल सा पूछा गया है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं और अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर देती हूँ, यहाँ से डेफिनेटली जो क्वेश्चन है बन के आएगा, चाहे दोनों में डिफरेंस पूछे चाहे कुछ भी पूछे। बेटा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स कौन से होते हैं? रेफर टू द पर्सन who are trained, well educated, energetic, experienced and devoted to their field, capable of doing any specific work in a balanced way and efficiently. For example, teacher, lawyer, doctor, etc. एक सेकेंड बेटा। देखो बेटा, स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज में वो वाले ह्यूमन आते हैं, वो वाले पर्सन आते हैं जिन्हें ट्रेनिंग मिली हुई है, जो वेल एजुकेटेड है, जो एनर्जेटिक है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके जो कैपेबल है किसी भी काम को करने में। ठीक है, तो उनको बोलते हैं स्किल्ड ह्यूमन, उनको बोलते हैं स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मैं वेल एजुकेटेड भी हूँ, मुझे ट्रेनिंग भी मिली हुई है। ठीक है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर बेटा वेल एजुकेटेड भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है, उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है। तो जो ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, जो टीचर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, जिन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है, जो एनर्जेटिक है, ठीक है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी है या वो इतने एबल हैं, वो किसी भी तरीके का काम कर सके, तो उसे कहते हैं स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, और वहीं अगर मैं अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की बात करती हूँ, तो ये उन पर्सन को बोला गया है जिनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल ड्यूटीज़ करते हैं, जो एजुकेटेड भी नहीं है, उनके पास सिंपल ड्यूटीज़ है, वो अपने जीवन के लिए, सिर्फ अपने लाइवलीहुड के लिए उन्हीं एक्टिविटीज़ को करते हैं। जैसे कि बेटा कोई स्वीपर हो गया, कोई पियोन हो गया, कोई वॉचमैन हो गया, कोई गार्डनर हो गया, ठीक है, कोई लेबर हो गया। तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती है बेटा। ठीक है, ये अपनी लाइवलीहुड के लिए छोटे मोटे काम कर लेते हैं, जैसे कि कोई पियोन हो गया, कोई गार्डनर है, ठीक है, कोई वॉचमैन है। तो ये सब किस में आते हैं? अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। तो आई होप आपको स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स और अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स
समझ में आ गया होगा। और सिंपल सी बात है, इन दोनों पर जो क्वेश्चन है वो आना तय है। स्किल्ड और अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स क्या है वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कौन? एग्जामिनर। चलो, लास्ट इज इम्पैक्ट ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई जो ये स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है भाई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? पूरा इम्पैक्ट पड़ता है भाई, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं, एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, है ना। ह्यूमन रिसोर्स सबके लिए इसेंशियल आप कह सकते हो टूल है, या आप कह सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स की वजह से किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। और इस ग्रोथ और इस डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, माइग्रेशन होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, आईटी वाला सेक्टर होता है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए, जैसे कि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के बाद बेटा मेक इन इंडिया आया, ठीक है। और ऐसे ही बेटा इंडिया की गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया को लॉन्च किया 2015 में। 2015 में जब स्किल इंडिया आया तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? मेन गोल क्या था कि प्रोवाइड ट्रेनिंग, सपोर्ट एंड गाइडेंस टू ऑल ऑक्यूपेशन दैट वर बेस्ड ऑन बेसिक ट्रेडिशनल स्किल, जैसे कि कारपेंटर, कॉबलर, वेल्डर, ब्लैकस्मिथ, मेसन, नर्स, टेलर एंड वीवर। स्किल इंडिया जब प्रोग्राम लाया गया, ये लाया गया था बेटा मार्च 2015 में। इसका मेन गोल क्या था? जितनी भी ट्रेडिशनल स्किल है, जैसे कि जो लोग कारपेंटर है, कॉबलर है, वेल्डर है, ब्लैकस्मिथ, मेसन, नर्स, आप ये कह सकते हो वीवर्स वगैरह, इनको बेटा बेसिकली लोगों को बेसिकली इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देनी, उनको सपोर्ट देना, उनको गाइडेंस देनी, ताकि जो लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे वो इन सारे सेक्टर्स में घुस सके और एम्प्लॉयमेंट को ढूंढ सके, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यू एरियाज को इंक्लूड किया गया, जैसे रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्सटाइल, जैम इंडस्ट्री, ज्वेलरी, डिजाइनिंग, बैंकिंग, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस प्रोग्राम को ट्रेनिंग दी गई, ताकि जो हमारी यूथ है, हमारी कंट्री का जो यूथ है बेटा, वो सिर्फ हमारी कंट्री की डोमेस्टिक डिमांड्स को ही नहीं, बल्कि अदर कंट्रीज जैसे कि यूएसए, जापान, चाइना, जर्मनी, रशिया में किस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ को भी सीख सके। यानी कि सिर्फ यहाँ पर वो स्किल इंडिया के अकॉर्डिंगली सिर्फ वो सारी चीज़ों को ट्रेनिंग नहीं दी गई कि जिन चीज़ों की नीड सिर्फ इंडिया में है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग को भी इंक्लूड किया गया, ताकि हमारी कंट्री का जो यूथ है वो डोमेस्टिक यानी कि अपनी कंट्री की डिमांड को फुलफिल करने के साथ साथ जो बाकी की अदर कंट्रीज है, लाइक यूएसए, जर्मनी, चाइना, स्पेन, जापान, ये सारी, रशिया, ये सारी जो कंट्रीज है, इनकी जो डिमांड है उन्हें भी पूरा कर सके, ठीक है। तो जो ये स्किल इंडिया या ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया बेटा, इसने क्या किया? प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया। अब लोगों को ये समझ आने लग गया कि भाई क्या उनके लिए बेटर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज उन्हें दी गई, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि जो कॉर्पोरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एनजीओ है, ठीक है, या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने भी यूथ को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हो मेन अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अच्छा सॉरी, इसमें आप ये देख सकते हो कि ये रूरल और रिमोट एरियाज दोनों जगह पर इंक्लूडेड था, ठीक है। ऐसे ही बेटा PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये तो स्किल इंडिया का एकदम हार्ट है, क्योंकि इसने बेटा यूथ को इंडस्ट्रियल रेविलियंट स्किल और ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया। फिर ऐसे ही बेटा एक संकल्प स्कीम आई जो कि जनवरी 2018 में आई। फिर ऐसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, ठीक है, जिसमें बताया कि कैसे स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, कैसे भाई एलिमेंट को सेटअप किया गया, किस तरीके से पूरी स्कूलिंग एजुकेशन होगी, आगे जाके पढ़ाई होगी। तो बेसिकली बेटा ये सारे प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें इसीलिए लॉन्च की गई ताकि जो अनस्किल्ड भी लोग हैं या फिर जो हमारा आने वाला अपकमिंग यूथ है उनको क्या दी जा सके, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने बेटा बेसिकली क्या पढ़ा कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स क्या है, ह्यूमन किस तरीके से काम करता है। इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स तो ठीक है, लेकिन हेल्थ के लिए जोग्राफिकल फैक्टर क्या है, हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस की। आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।